देखिएगा, जस्ट हम लोग 11th क्लास के केमिस्ट्री में हम लोग टॉपिक जस्ट समाप्त किए हैं, जिसका नाम था आइसोटोन, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो एटॉमिक, ठीक है ना, आइसोस्टर, बहुत सारे टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे फर्स्ट ईयर के 11th क्लास में। ये चैप्टर है सेकंड, जिसका नाम पहुंचिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखिएगा, आज का हम लोग का जो टॉपिक है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के फर्स्ट ईयर के एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ये छोटे छोटे टॉपिक आप लोग समझ करके लोग छोड़ देते हैं, जिसके चलते आप लोग का नंबर कट जाता है। तो इसलिए सारा टॉपिक को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको बिना आप पढ़े ना, सेकेंड ईयर का एक चैप्टर है जिसका नाम है ऑप्टिक्स, आप पढ़ नहीं पाएगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जानना जरूरी है विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है, तरंग लंबाई किसे कहते हैं, तरंग संख्या क्या है, आवृत्ति क्या है, सारा चीज हम लोग को डिटेल्स में जानना जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक है, ये 2 नंबर के लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पूरा बौछार है, बोर्ड में याद रखिएगा। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बाबू, इसको मैं हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। अच्छा, आप लोग बता दें कि जो बोर था वह बोला था कि परमाणु का जो नाभिक होता है ना, इसमें 2 पार्टिकल होता है जिसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। अब परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो होता है वह वृत्ताकार यानी सर्कुलर ये रास्ता होता है, जिसको ऑर्बिट कहा जाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन कौन सी करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। बाद में एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है डी ब्रोगली। क्या नाम है बाबू? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली आता है, आइंस्टीन आता है, बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, और वे जब रिसर्च करते हैं तब पता चलता है ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बाबू, ये इलेक्ट्रॉन ये कण के रूप में ना, ये सीधा रेखा में ना, यह तरंग के रूप में गति करते हैं। किस रूप में बाबू? तरंग के रूप में गति करते हैं। ये तरंग के रूप में गति करते हुए पाए गए कि कौन? इलेक्ट्रॉन। ये तरंग के रूप में गति करते हुए पाए गए। जब एक खूब बढ़िया से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, और जैसे ही किसी भी परमाणु को उठा करके किसी हम विद्युतीय क्षेत्र में देते, विद्युतीय क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर बहुत सारा आवेश हो। जैसे इमेजिन कर लीजिए, रूम है पूरा तरह से आवेश से भरा हुआ है, एक में छोटा सा किसी भी धातु के पार्टिकल को फेंक दीजिए, या मान लीजिए किसी भी चाल को डाल दीजिए, चाहे धातु को फेंक दीजिए, तो वहां पर जैसे फेंकेगा ना, तो उसमें नाचने लगेगा जाकर, क्योंकि एक पर एक विशेष प्रकार का बल लगने लगेगा, जिसको हम चुंबकीय बल कहेंगे या विद्युतीय बल कहेंगे। याद रहेगा? ठीक है। इसलिए परमाणु को जैसे हम किसी क्षेत्र में रखते हैं, जैसे विद्युतीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, उसमें रखा जाता है ना, तो इसके आउटर जो मोस्ट ऑर्बिट होता है ना बाबू, जैसे मान लीजिए कि यह एटम है, एक पार्टिकल है, दूगो एटम है, ये जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना, तो जैसे एक किसी बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में रखिएगा, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना, वह तनाने लगता है उसकी ओर जहां पर आप रखे हैं। अगर दूसरा कोई परमाणु एक स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट को आप लोग खींच लेगा, जिसके चलते आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन से होता है? टूट जाता है, और टूटने के बाद इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, इस एटम में चले जाते हैं। इसीलिए यह देखा है भाई कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह वेव के रूप में गति कर रहे हैं ऑर्बिट में, यह वेव के रूप में गति करते हैं। तो इसी को लेकर जब गहरा एक्सपेरिमेंट करा जाता है तो पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, यह वेव के रूप में गति करता है। वह जो वेव है यह 2 प्रकार के क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिसको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा कौन बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे, या दूसरा चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वह वेव के रूप में गति करता है। यह जो वेव के रूप में गति करता है, यह 2 प्रकार के क्षेत्र से मिलकर बना हुआ होता है। एक वो बोलेंगे विद्युतीय क्षेत्र, और दूसरा कौन से बोलेंगे बाबू? चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे कह रहे जब विद्युतीय क्षेत्र में रखिए किसी परमाणु में, देख विद्युतीय क्षेत्र का गुण आ जाएगा। वही जब परमाणु को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखिएगा तो में चुंबकीय क्षेत्र का गुण आ जाएगा, जिसके चलते ये विद्युतीय बल उत्पन्न करने लगेगा और ये चुंबकीय बल उत्पन्न करने लगेगा। इसी के बल के चलते यह जो इलेक्ट्रॉन होता है, यह ऑर्बिट में ना बार बार वेव बनाते इस तरह से चक्कर लगाने लगता है। तो यह वेव बनाते हैं, जैसे ही चक्कर लगाता है, जब एक्सपेरिमेंटली एक तरह का बाहर निकालिएगा इलेक्ट्रॉन को, और इसका स्पीड अगर आप चेक करिएगा कि यह चल कैसे रहा है, तो बाबू लैब में इसका जो इसका प्रोपेगेशन था, मैंने गति करने का तरीका था, वह ऐसे पाया गया। जैसे मान लीजिए कि यह हो गया बाबू आप लोग का एक्स एक्सिस, यह हो गया आप लोग का वाई एक्सिस, और यहाँ पर हो गया मूल बिंदु 0। इमेजिंग करिए, इसको देखा गया कि माना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना, ये कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर, यह वेव बनाते हुए जा रहा है। वेव मतलब तरंग बनाते हुए जा रहा है। ये प्लस में ये देखिएगा, कुछ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, ऐसे ये तरंग बनाते हुए जा रहा था। तो इसी तरंग का नाम या विकिरण का नाम या किरण का नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रखा गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब जो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार की किरणें होती है। एक किरण होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और दूसरा किरण होती है कौन सी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो बाबू जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ना, ये वाली है। इमेजिंग करिए, एक रकम ना वेक्टर ई से सूचित करेंगे, याद रखिएगा, आगे आपको सब सीखने को मिलेगा। इसको किससे सूचित करेंगे?
वेक्टर ए से। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है जिसको हमने ब्लू से बनाया है। एक रेखा हमें वेक्टर एम से सूचित करेंगे या वेक्टर बी से। वेक्टर बी से एक रेखा सूचित करेंगे। एक रेखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो कोई भी जो तरंग होता है ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉन वाला हो, चाहे साउंड हो, चाहे लाइट हो, वह दो प्रकार की जो होती है यहाँ पर देखा गया जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, यह दो प्रकार के क्षेत्रों से मिलकर बना है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। मतलब कि यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं से और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से। तो ये बाबू विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चलते जो वेव बन करके रेडी होता है, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और चुंबक का मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और विकिरण का मतलब होता है किरण या प्रकाश समझिए, या लाइट आप समझ लीजिए। तो जो विकिरण या किरण विद्युत क्षेत्र रेखाओं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा मिलकर के बना होता है, उसे विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है। यह जो होता है ना बाबू, ऐसे ग्राफ बनाते हुए चलता है, याद रखिएगा। तो इसमें जो ये जो चल रहा है, इसको हम लोग वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? वेव बोलेंगे। इसको हम तरंग बोलेंगे, याद रहेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई भी तरंग आप ले लीजिए, जैसे इमेजिन करिए, यहाँ पर हम तरंग लेते हैं, यहाँ पर जीरो। कोई भी आप तरंग ले लीजिए, जैसे ये ऐसे करके चल रहा है बाबू। तो ये तरंग जो होता है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर जितना उठ जाता है, ऊपर उठना तरंग का क्रेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? क्रेस्ट। याद रखिएगा, जब कोई तरंग को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लेकर के जब इसको गमन कराया जाता है, चलाया जाता है, गुजारा जाता है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जितना उठता है, इस ऊपर उठे हुए भाग को क्रेस्ट कहा जाता है। कौन सी बोलते हैं बाबू? क्रेस्ट। हिंदी के चक्कर मत रहे, हिंदी बहुत खराब है। यहाँ पर जो ऊपर उठता है, कौन सी बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। एक्स एक्सिस के नीचे जितना हिस्सा गिरा हुआ है ना, एक हम ट्रॉफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ट्रॉफ। याद रखिएगा। तो तरंग का, चाहे कोई भी तरंग हो, विद्युत चुंबकीय तरंग हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे कोई भी तरंग हो, यदि वह वेव बनाती हुई चल रही है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जितना ऊपर यह ऊपर उठती है, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। कौन सी बोलते हैं बाबू? क्रेस्ट। और जितना वह नीचे गिरती है, तो नीचे गिरना क्या कहलाता है? ट्रॉफ। ऊपर उठना क्या कहलाता है? क्रेस्ट। अच्छा, आप लोग ज्वार भाटा का नाम सुने होंगे। किसका? ज्वार भाटा। तो जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो समुद्र का पानी ऊपर उठता है, फिर से नीचे गिरता है, फिर से ऊपर उठता है, फिर से नीचे गिरता है। तो ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, नीचे गिरना भाटा कहलाता है। उसी तरह से कोई भी तरंग आप ले लीजिए, अरे खुद ही ज्वार भाटा एक तरंग का उदाहरण हो गया। कोई भी तरंग आप लेते हैं, यदि वह एक्स एक्सिस से ऊपर उठता है, तो उसको कौन सी कहा जाएगा? बोलिए। उसको कहा जाएगा क्रेस्ट। और जब नीचे गिरता है, तो उसको कौन सी कहा जाएगा? कौन सी बोलेंगे? ट्रॉफ बोलेंगे। याद रहेगा, ठीक है, रुक जाइए, ठीक है। तो बाबू अब हम बता रहे थे कि कोई भी जैसे कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो ऑर्बिट होता है, चौका लगाता है, तो दो प्रकार के क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। ये जो तरंग उत्पन्न होता है, तरंग में गति करता रहता है, ये तरंग दो प्रकार के क्षेत्रों से उत्पन्न होता है। एक विद्युतीय क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। ये विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, एक ऐसे तरंग बनाते हुए निकलते हैं और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है। इमेजिन करिए, और इलेक्ट्रॉन जिस तरह से गति करता है, उसका हम विद्युत चुंबकीय विकिरण के नाम से जानेंगे। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण किसे कहिएगा? तो एक ऐसा किरण या एक ऐसा प्रकाश जिसमें कोई प्रकाश या किरण जो होता है, या कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है, वह विद्युत और चुंबकीय रेखाओं से बने हुए रास्ते पर चक्कर लगाता है, उसे विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है। याद रखिएगा बाबू, विद्युत चुंबकीय विकिरण को और भी जगह से उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे अगर कोई गर्म जगह है ना, गर्म जगह, जैसे कि बारिश आ गया, बारिश आने के बाद देखिए, जैसे सूर्य का प्रकाश वगैरह पर पड़ेगा, तो वह जो धरती है ना, बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद लेकर में से लू निकलेगा। कौन सी निकलेगा? लू। वही देखिए, गांव के लोग मना करता है, लू निकलता बाहर, मुझे बुखार लग जाए, कपार में घाम लग जाए, ऐसा बोलता है लोग ना। वह जो लू निकलता है ना बाबू, जैसे ही लू निकलता है, ये लू निकलता है, तो यह तरंग के रूप में होता है। किसके रूप में? तरंग के रूप में। एक पर बड़ा सोलर प्लेट लगा करके ना बैटरी को चार्ज कर लिया जाता है, एक से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। कैसे बोलते हैं बाबू? विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो देखिएगा, हम बता रहे थे कि कोई भी जो तरंग होता है, यदि वह वेव बनाते हुए चलता है, तो जितना ऊपर उठता है ना, तो इस मैक्सिमम हाइट को क्रेस्ट बोलते हैं, और जितना नीचे गिरता है ना, इस मैक्सिमम डेप्थ को कौन सी बोलते हैं? ट्रॉफ बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, किसी तरंग का बार बार ऊपर उठना, नीचे गिरना, ऊपर उठना, नीचे गिरना, ऊपर उठना, नीचे गिरना, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कौन सी बोलते हैं बाबू? एम्पलीट्यूड। किसी तरंग का बार बार ऊपर उठना, नीचे गिरना, ऊपर उठना, नीचे गिरना, ऊपर उठना, नीचे गिरना, क्या कहलाता है बाबू? एम्पलीट्यूड कहलाता है। याद रहेगा, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड का और गहरा जानकारी हम लोग को प्राप्त करना हो, तो एक आप और नीचे बना दीजिए।
जैसे ही नीचे बनाइएगा ना सर जी, यहाँ वेव हो गया। जैसे ही नीचे बनाइएगा तो एक डाटा तैयार कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कौन नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर तक हम एक्स कर देंगे, क्योंकि ऊपर तक हम प्लस कर देंगे यहाँ से मूल बिंदु से। अब यहाँ पर देखिएगा ये वाला हिस्सा कितना दूरी पर है, मान लेते हैं -6 पर है। जैसे ही 2 मीटर ऊपर उठ रहा है तो 2 मीटर नीचे भी गिरेगा, सीधी सी बात है। तो ऊपर हम 2 मीटर लिख देंगे, या नीचे क्या लिख देंगे, -2 मीटर लिख देंगे। तो यह ऊपर वाला दूरी पॉजिटिव कहलाएगा और नीचे वाला दूरी क्या कहलाएगा बाबू, नेगेटिव कहलाएगा। और ये बार बार ऊपर उठना नीचे गिरना क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, याद रखिएगा। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है किसी तरंग का बार बार ऊपर उठना नीचे गिरना। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको देखिएगा, अरे आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। बाबू देखिएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है, जिसको हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं, इसके बहुत सारा कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र, समझिए, चाहे हिस्सा या पार्ट समझिए। पहले वाले का नाम है तरंग लंबाई। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, तरंग लंबाई मतलब एक बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को यदि तोड़े ना तो एक में 2 शब्द, एगो है तरंग और दूसरा है दैर्घ्य। तरंग का मतलब तरंगे होता है यहाँ पर, दैर्घ्य का मतलब दूरी होता है। दैर्घ्य मतलब दूरी, मतलब तरंग के द्वारा तय की गई दूरी। मान लेते हैं तरंग यहाँ से निकला है बाबू, और यहाँ से निकल करके तरंग जो होता है ना, वेव जो होता है ना बाबू, वेव यहाँ तक चला है, यहाँ तक मान लेते हैं 10 मीटर चला है। कम मीटर, 10 मीटर या 20 मीटर, चाहे 10 किलोमीटर, चाहे 20 किलोमीटर, चाहे अनंत किलोमीटर, ये कुछ ना कुछ दूरी जरूर तय करेगा, क्योंकि यहाँ चला है। जैसे हम बोल ही रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं तो हमारा आवाज आपके कान को पहुंच रहा है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ना आपके और हमारे बीच में। तो तरंग जो साउंड एक प्रकार का तरंग है, या लाइटें देख लीजिए बल्ब से, जो लाइट निकला हुआ है वो तरंग है, एक जगह से निकल करके भिन्न भिन्न जगहों पर पहुंच गया है। तो जब कोई तरंग एक जगह से निकल करके भिन्न भिन्न जगहों तक पहुंचता है, तो जितना वह दूरी तय करता है ना, उस दूरी को या लंबाई को तरंग लंबाई कहा जाता है। कौन सी बोलते हैं, तरंग लंबाई कहते हैं। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई एनी वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। मतलब होता है कि किसी भी तरंग के द्वारा जितना दूरी तय किया जाता है, इसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। आप 10th क्लास में पढ़ भी लिए थे कि सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होता है वह लाल रंग का होता है। किसका होता है बाबू, लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। अब वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। याद है, इसका तरंग दैर्घ्य लगभग 700 से 750 नैनोमीटर होता है, और इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है 300 से 350 नैनोमीटर होता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य मतलब होता है तरंग द्वारा तय की गई दूरी। तो सबसे अधिक किस रंग का तरंग दैर्घ्य होता है, लाल। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, हाँ, तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है तरंग के द्वारा तय की गई दूरी। तो जिसका चाल ज्यादा होगा उसको उसका तरंग दैर्घ्य कौन सी होगा, ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो बाबू यहाँ पर तरंग दैर्घ्य का अगर हमसे पूछे दे तरंग दैर्घ्य किसे कहिएगा, तो सीधी सी बात बता दीजिएगा, जब तरंग किसी जगह से निकल करके किसी दूसरे जगह पर पहुंचता है, तो तरंग के द्वारा जितना दूरी तय किया जाता है, इसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। बाबू तरंग दैर्घ्य को हम लेमडा से सूचित करेंगे। और तरंग दैर्घ्य जो नाम था ना, यह सबसे पहले साइंस में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था रेले। कौन सी नाम था सर, रेले, उसका नाम था रेले। इसी ने दिया था इसका नाम, याद रखिएगा। तरंग दैर्घ्य शब्द नाम सबसे पहले किसने दिया था, रेले ने दिया था, जिसको 10th में आप लोग पढ़ते थे प्रकाश वाले चैप्टर में, रेले के प्रकीर्णन का नियम, याद है, ठीक है। तो बाबू इसलिए याद रखिएगा। तो तरंग लंबाई समझ में आ गया। अब बताइए तरंग लंबाई क्या है, तरंग के द्वारा तय की गई दूरी है ना। और जब तरंग के द्वारा तय की गई दूरी, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर में। इसको किससे ढूंढ करेंगे, लेमडा से। तो याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य को या तरंग की लंबाई को हम लेमडा से सूचित करेंगे, और इसका मात्रा क्या होगा बाबू, मीटर, या आप और ही बोल सकते हैं सेंटीमीटर। दूरी तो चाहे मीटर कहिए चाहे सेंटीमीटर कहिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे अधिक किस रंग का तरंग दैर्घ्य होता है, लाल। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तरंग दैर्घ्य शब्द नाम किसने दिया, रेले ने। तरंग दैर्घ्य को किससे सूचित करते हैं, तरंग दैर्घ्य का मात्रा क्या होता है, मीटर, याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं बाबू, इसका नाम है वेव नंबर, हिंदी में बोलते हैं तरंग संख्या। कौन सी बोलते हैं बाबू, तरंग संख्या। इमेजिंग कर लीजिए, इमेजिंग कर लीजिए, यहाँ से तरंग निकल रहा है। अच्छा मान लीजिए लाइट लगा हुआ है, तो लाइट से एगो तरंग तो निकल नहीं रहा है, ओकरा में से अरबों खरबों अनंत तरंगे निकल रही है। हम जो साउंड बोल रहे हैं, जो आपको कानों तक पहुंच रहा है, जिसके चलते आप हमारी आवाजों को सुन पा रहे हैं, अब एकरा में से एगो साउंड तो निकल नहीं रहे, एकरा में से असंख्य साउंड निकल रहे हैं ना। तो एगो साउंड निकलता तो हम सीधा बोल रहे हैं, तो सीधा किसी के कान पर पड़ता, आप लोग के पूरे लोग के कान में पड़ रहा है, अगल बगल जो भी लोग रहा हमारे साउंड को सुन रहा होगा, इससे पता चलता है कि जो मुंह से जो साउंड निकल रहा है वो अनंत मात्रा में निकल रहा है, और इसमें भिन्न भिन्न दिशा में गति करते हुए अलग अलग जगहों पर जा रहा है। तो इसलिए बाबू जो भी तरंग किसी जगह से निकलता है, तो एगो तरंग कभी भी नहीं निकलता है। जैसे कि लाइटें निकल रहा है, तो एगो किरण निकल रहा है नहीं, एक में से अरबों खरबों अनंत किरणें निकल रही है। हम बोल रहे हैं तो इसमें से एगो साउंड निकल रहा है नहीं, एक में से अरबों खरबों साउंड निकल रहा है। तो याद रखिएगा बाबू, अगर किसी जगह से साउंड निकले या चाहे कोई वेव निकले, तो एगो वेव और एगो साउंड ओकरा में से कभी भी बाहर नहीं निकलता है, ओकरा से बहुत सारी संख्या में वेव बाहर निकलते हैं। उन्हीं संख्या को कि कगो
वेव नंबर बोलते हैं। कौन बोलते हैं बाबू? वेव नंबर बोलते हैं। माना कि यहाँ से बाबू, माना यहाँ पर दो 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 दर्शा है ना, एक ऊपर पाए गो नीचे पाए, वेव नंबर कब हो जाएगा इस फिगर में? दो गो। तो वेव नंबर का मतलब होता है वेव जिस जगह से निकलता है तो उसका अमाउंट कितना है, उसकी संख्या कितना है। तो किसी भी जगह से निकलने वाले तरंग की संख्या को तरंग संख्या कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे भी से सूचित किया जाएगा बाबू। किससे? भी से, बड़ा भी से। याद रखिएगा, भी पर बार से सूचित करिएगा। याद रखिएगा। एक ही बार फॉर्मूला हम लोग को ड्रॉ करना होगा तो देखिएगा, तरंग संख्या ना तरंग लंबाई का सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा होता है। ना समझ में आया? जैसे तरंग संख्या ना इसका उल्टा होता है। यदि तरंग संख्या को हम वेक्टर नहीं, यदि बार भी से सूचित करेंगे तो तरंग दैर्घ्य की लंबाई, तरंग दैर्घ्य का यह उल्टा होता है तो 1/λ लिख देंगे। यह इसका फॉर्मूला हो गया जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि तरंग संख्या या वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है? 1/λ है। क्या है बाबू? 1/λ। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य की मात्रा क्या होता है? मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बाबू? 1/मीटर क्या लिख दे? पर मीटर या चाहे पर सेंटीमीटर। याद रहेगा? ठीक है। इसलिए तरंग संख्या का मात्रक क्या हो जाएगा? तो तरंग संख्या का मात्रक हो जाएगा पर मीटर या पर सेंटीमीटर। तरंग संख्या किसका उल्टा होता है बताइए? तरंग लंबाई का। इसको किससे सूचित करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? v पर बराबर 1/λ। इसका मात्रक क्या होता है? पर मीटर या पर सेंटीमीटर। इसको देखिए बाबू, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। एक तरह का नीटा या न्यू से स्विच किया था। आवृत्ति किसे कहते हैं ध्यान दीजिएगा। आवृत्ति का मतलब होता है बाबू, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वेव है, वेव है, यहाँ पर वेव है, यहाँ से चल करके यहाँ तक आया, यहाँ से चल करके यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना। एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आकर के फिर से अपने जगह पर आ गया। यहाँ चला था, यहाँ चला था, एक बार ऊपर जाकर के एक बार नीचे से आकर के एक चक्कर मार लिया। तो ध्यान दीजिएगा, जब तरंग एक जगह से निकल करके किसी दूसरी जगह जाता है तो एक चक्कर मारने में उसके द्वारा जितना समय लगता है इसी को आवृत्ति कहा जाता है। कैसे बोलते हैं बाबू? आवृत्ति। जितना मतलब कि ऐसे समझ लीजिए, एक सेकेंड में वह जितना दोलन कर ली, इमेजिन कर लिए, एक सेकेंड में वह जितना दोलन कर ले। कितना सेकंड में? एक सेकंड। आप जानते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब बताइए ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का मतलब होता है बाबू, एक सेकंड में जो होता है प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाता है। कितना लाख किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर जाता है। बताइए ना, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता होगा तो एक सेकंड में कई चक्कर मार देता होगा। इसी एक सेकंड में वो जितना चक्कर मार देता है एक तरह का आवृत्ति कहा जाता है। कैसे बोलते हैं? आवृत्ति। किसी तरंग के द्वारा एक सेकंड में जितना चक्कर मार दिया जाता है या जितना दोलन कर लिया जाता है इस संख्या कौन सी बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति को नीटा से सूचित करेंगे। किसे बाबू? नीटा से। और इसको याद रखिएगा, हम क्या बोले हैं परिभाषा कि एक सेकंड में कोई भी तरंग जो होता है जितना दोलन कर लेता है, दोलन समझ में आता है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलना। तो एक सेकंड में कोई तरंग जितना दोलन कर लेता है या जितना चक्कर लगा लेता है इसको आवृत्ति कहा जाता है। उस संख्या को जो बोलते हैं आवृत्ति। अगर मान लेते हैं एक सेकंड में 15 में चक्कर मार दिए ऊपर नीचे करके तो आवृत्ति कितना हो गया? 15 हो गया। कितना हो गया बाबू? 15। बाबू आवृत्ति का एक फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे, देखिएगा। आवृत्ति बराबर 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल, अर्थ मतलब एक सेकंड में, पर सेकंड में। तो इसलिए हम लिख देंगे 1/टाइम पीरियड आएगा। फ्रीक्वेंसी को नीटा से और टाइम पीरियड को टी से, तो नीटा बराबर 1/t। याद रहेगा। अब 1/t अगर यस आई मात्रक निकालना होता है टाइम में तो है टाइम पीरियड मैंने समझ लिया गया समय, यानी आवर्तकाल पे 1/सेकंड रख देंगे तो 1/सेकंड को हम पर सेकंड पढ़ेंगे और इसी पर सेकंड को बाबू हम हर्ट्ज पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? तो याद रखिएगा, एक जो हर्ट्ज होता है ना यह 1 सेकंड के बराबर होता है। अब देखिए क्वेश्चन याद रखिएगा, 1 हर्ट्ज कितने के बराबर होता है? 1 सेकंड। याद रखिएगा, आवृत्ति के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो उसका साइंटिस्ट नाम था हेनरी। हेनरी का दूसरा का नाम हर्ट्ज होता है, इसलिए एक हम 1 हर्ट्ज कहेंगे या एक हम 1 सेकंड कहेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। तो बताइए आवृत्ति का मात्रा क्या हुआ? हर्ट्ज या पर सेकंड? एक बार और, आवृत्ति की मात्रा क्या हुआ? हर्ट्ज या पर सेकंड? आवृत्ति के बारे में किसने बताया था सबसे पहले? हेनरी ने। हेनरी का दूसरा नाम क्या है? हर्ट्ज। याद रखिएगा। तो अभी तक जितना हम जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं यूनिट में, ये सारा यूनिट में सबसे अच्छा यूनिट है। याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन है। अगर बोर्ड में है सारा में से अगर कोई यूनिट क्वेश्चन पूछा गया, अनुमान है, चांस है कि यह आवृत्ति का पूछा जाएगा। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? बोलिए। हर्ट्ज। आवृत्ति की मात्रा हर्ट्ज। अपर एक हर्ट्ज को क्या बोलते हैं? हाँ, चलिए आगे देखिए बाबू। आवृत्ति समझ में आ गया? क्योंकि तरंग एक सेकंड में जितना दोलन कर लेता है, जितना चक्कर लगा लेता है, एक संख्या कौन सी बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? आवृत्ति।
समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वेव वेलोसिटी। क्या नाम है सर? इसको बोलते हैं हिंदी में तरंग का वेग। और महसूस करिए ना, हम बोल रहे हैं कि एक सेकंड में इतना दूरी तय कर दिया, तो दूरी तय कर दिया एक सेकंड में, डिस्टेंस बाई टाइम निकालिएगा तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर तरंग का हम लोग को वेग निकाला, अगर हम कह दे यह जो तरंग है, अगर हम कह दे 332 मीटर पर सेकंड की रफ्तार चल रही है, इसका मतलब ये हो गया कि एक सेकंड में इसका जो वेग है वह 332 मीटर है। कितना है बाबू? 332 मीटर है। तो यह तरंग का वेग बता रहा है। कुछ बता रहा है वेग। अगर कोई कह दे कि तरंग का वेग 332 मीटर पर सेकंड है, तो याद रखिएगा इसका मतलब ये होता है कि तरंग एक सेकंड में 332 मीटर जा रहा है। कितना मीटर बाबू? 332 मीटर। तो तरंग का वेग किसे कहिएगा? तो याद रखिएगा कोई भी तरंग जो होता है एक एक सेकंड में जितना दूरी तय करता है, इस दूरी को तरंग का वेग कहा जाता है। कुछ बोलते हैं बाबू? वेग कहेंगे। याद रखिएगा तरंग के प्रति इकाई समय में किसी तरंग के द्वारा जितना दूरी तय किया जाता है, फिर से प्रति इकाई समय में किसी तरंग के द्वारा जितना दूरी तय किया जाता है उसे तरंग का वेग या तरंग का चाल कहा जाता है। याद रखिएगा वेलोसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम, तो मीटर पर सेकंड याद रहेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। एक रहेगा, हम अगर सीधे में चेंज करें तो मीटर को किस में ले लेंगे? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। एक और टॉपिक बच गया है, ध्यान दीजिएगा सर जी। ब्रीथिंग के बाद एक और टॉपिक बचा है जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अच्छा, आप लोगों को बता दिए 332 मीटर जो पर सेकेंड है बाबू, यह याद रखिएगा यह साउंड का वेलोसिटी है। किसका? साउंड का वेलोसिटी। किस में? याद रखिएगा सॉलिड में। सॉलिड मतलब ठोस में। सबसे अधिक जो होता है साउंड यानी ध्वनि का जो वेग होता है वह ठोस में पाया गया है, और ठोसों में सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो उसका नाम है स्टील। कौन सी नाम है सर? स्टील। साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होता है? स्टील में होता है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो स्टील में होता है। 332 मीटर पर सेकंड होता है। आप बताइए लाइट का स्पीड सबसे अधिक किसमें होता है? वैक्यूम में। कितना होता है बाबू? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये दोनों तरंग है। कौन सी बाबू? तरंग है। साउंड जो होता है वह सीधी रेखा में जाता है, लेकिन वेव जो होता है लेकिन जो लाइट जो होता है वह वेव बनाते हुए जाता है। किस बनाते हुए करेगी? वेव बनाते हुए। अब एक में एक टॉपिक हम लोग का एक और बच गया बाबू, जिसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। क्या पढ़ेंगे बाबू? टाइम पीरियड। ऊपर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक टॉपिक और बच गया है इसमें जिसको हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड। बाबू इसको हिंदी में बोलेंगे आवर्तकाल। क्या पढ़ेंगे? आवर्तकाल। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए वेव है, यहां से चल करके यहां तक आया गया, क्योंकि तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है तरंग के द्वारा तय की गई दूरी। तो कोई भी वेव जितना दूरी तय करता है, तो उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा जितना समय लिया जाता है उसको आवर्तकाल कहा जाता है। कुछ बोलते हैं आवर्त। फिर से कोई भी तरंग यहां से चल करके यहां तक आया, तो किसी भी तरंग के द्वारा जितना दूरी तय किया जाता है, इस दूरी को तय करने में जितना उसके द्वारा समय लिया जाता है, इसको कौन सी बोला जाता है? आवर्तकाल कहा जाता है। कौन सी बोलते हैं? आवर्तकाल। तो एक रहेगा, हम अगर इसको हम फॉर्मूला के अनुसार अगर एक रहेगा तोड़ दे, तो इसका फॉर्मूला कैसे लिख लीजिएगा? इसका फॉर्मूला लिखिएगा, इसीलिए क्या लिख दे बोलिए तो, टाइम पीरियड बराबर में, आप यहाँ पर देख रहे थे ना, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाई टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बराबर पलट लीजिए, क्या लिख दे? 1 बटा फ्रीक्वेंसी। देख सकते हैं ना? ठीक है। आज टाइम पीरियड को किससे करते हैं? टी से। आप फ्रीक्वेंसी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नीटा। तो क्या हो जाएगा? टी बराबर में 1 बाई एन। एन मतलब नीटा। याद रहेगा बाबू। अभी आप पढ़े हैं कि यहाँ पर नीटा जो होता है ना, इसका हम लोग पढ़े हर्ट्ज। कौन सी पढ़े? हर्ट्ज या पर सेकेंड। अभी ना पढ़े हर्ट्ज या पर सेकेंड। हम टाइम निकालने जा रहे हैं। जब एक है कि नीचे करिएगा पर सेकेंड आया था ना, तो पर सेकेंड आया था, तो ऊपर की जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड। या मान लेते हैं 1 बटा हर्ट्ज करिए तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? पर हर्ट्ज। कौन सी हो जाएगा? पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि तरंग का आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, तो तरंग के आवर्तकाल का मात्रक, तरंग के आवर्तकाल, आवर्त का मतलब टाइम पीरियड। टाइम किसमें होता है? सेकंड में। एक रेखा हम कैसे बोल देंगे? पर हर्ट्ज। कैसे बोल देंगे बाबू? पर हर्ट्ज। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल गया ना, एक सेकेंड जो होता है ना बाबू, वह 1 पर हर्ट्ज के बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया ना, 1 सेकेंड 1 पर हर्ट्ज के बराबर होता है। एक बराबर बोल देते हैं। अगर हमसे कोई पूछ देता है बताइए टाइम पीरियड या आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो बोलिएगा किसी भी तरंग के द्वारा जितना दूरी तय किया जाता है, तो इस दूरी को तय करने में इसके द्वारा जितना समय लिया जाता है, इसको तरंग, इसको टाइम पीरियड कहा जाता है। हिंदी में
आवर्त काल कहा जाता है। इसीलिए आवर्त काल बराबर 1/आवृत्ति, और आवृत्ति को नीटर स्विच करते हैं तो टी बराबर 1/नीटा, याद रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है बाबू, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अच्छा, आप लोग जानते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप जानते हैं, सुनिएगा, वैक्यूम मतलब निर्वात, वैक्यूम मतलब बाबू निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। यह कितना होती है? 3 × 10⁸ वही देखिएगा, साउंड जो होता है ना, साउंड मतलब ध्वनि, और साउंड जो होता है ना, इसका स्पीड सबसे ज्यादा ठोस में होता है, वह भी स्टील में। इसमें वो स्टील में। अब हमको ये बताइए, स्टील में 332 मीटर पर सेकंड होता है, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू 332 में कुछ होता है तो 333 हम ले लेते हैं, लेकिन चलिए ना सब ये करके 332 ले लीजिए, अप्रॉक्स मान लीजिए 332 मीटर पर सेकंड। चलिए हटाइए, और देखिएगा एकरा मतलब क्या था? इसका मतलब था कि 1 सेकंड में यह 3 लाख किलोमीटर जाएगा। कितना बाबू? 3 लाख किलोमीटर। अगर एकरा को हम मान लेते हैं 1 सेकंड में एकरा को हम किलोमीटर में बदले, तो बताइए ना, मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो एको किलोमीटर के बराबर नहीं हुआ। 332 मीटर का मतलब एको किलोमीटर ना, 1000 मीटर होगा तब ना 1 किलोमीटर कहलाएगा, तो 332 है तो एको किलोमीटर। चलिए एक रकम 1 किलोमीटर मान लेते हैं। कितना बाबू? 1 किलोमीटर। अगर एक रकम मान भी ले कि 1 किलोमीटर है, तो बताइए कहाँ 1 किलोमीटर, कहाँ 3 लाख किलोमीटर, कहाँ 1 किलोमीटर, कहाँ 3 लाख किलोमीटर। एक क्वेश्चन खूब बढ़िया बोर्ड में उठा लेता है, ध्यान दीजिएगा, कि बिजली चमकती है पहले लेकिन उसकी आवाज सुनाई देती है बाद में, क्यों? बिजली चमकती है पहले लेकिन उसकी आवाज बाद में सुनाई देती है, क्यों? तो अब बात सुनिएगा, जब बिजली चमकती है तो दो घटनाएं होती है, एक तो प्रकाश निकलता है और दूसरा की ओकरा में से ध्वनि निकलता है। एक प्रकाश और दूसरा ध्वनि। अब बताइए, यहाँ से बिजली 18 किलोमीटर ऊपर चमकती है। कितना बाबू? 18 किलोमीटर ऊपर। अब बताइए 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आना है। अब हमें ये बता दीजिए कि एक साउंड उत्पन्न हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, फिर से एक ध्वनि उत्पन्न हुआ और दूसरा याद रखिएगा प्रकाश उत्पन्न हुआ। अब बताइए ना, प्रकाश होता है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है, और यही देखिएगा 1 सेकंड में 1 किलोमीटर तक भी नहीं जा पा रहा है। अब बताइए, अगर अगर बिजली चमकती है तो दो घटनाएं होती है, ध्वनि उत्पन्न होता है और दूसरा प्रकाश उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रकाश का चाल बहुत ज्यादा होता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, और बिजली हम लोग से 18 से 20 किलोमीटर ऊपर ही चमकता है। तो बताइए, ध्वनि 1 सेकंड में 1 किलोमीटर नहीं जा पाता है, और 1 किलोमीटर नहीं जा पाता, 1 सेकंड में 3 लाख चला जाता है। सबसे पहले धरती पर मनुष्यों को कौन सुनाई देगा, कौन दिखाई देगा, चाहे सुनाई देगा? प्रकाश, क्योंकि प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए प्रकाश, बिजली चमकती है पहले, उसकी चमक हम लोग को नजर आती है, क्योंकि जो चमक होती है प्रकाश होती है, और प्रकाश हमारा हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, क्योंकि प्रकाश की चाल कौन सी होती है? ज्यादा। लेकिन वही जो ध्वनि होती है ना, इसको आने में लंबा समय लग जाता है, इसीलिए बहुत देर के बाद ध्वनि सुनाई देती है। अब बिजली कौन सी होता है? पहले चमक जाता है। ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा कि बिजली चमकती है पहले लेकिन बाद में सुनाई देती है, क्यों? तो आप लिखिएगा, हम जानते हैं कि जब बिजली चमकती है तो दो प्रकार की घटनाएं उत्पन्न होती है, एक बोलते हैं ध्वनि और दूसरा बोलते हैं प्रकाश। हम जानते हैं कि ध्वनि की जो चाल होती है, स्पीड ऑफ साउंड, यह 1 सेकंड में 332 मीटर पर सेकंड होती है, लगभग 1 किलोमीटर से भी कम होती है। जबकि प्रकाश की चाल जो होती है यह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ पर प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत बहुत ज्यादा है। इसलिए जब बिजली चमकता है तो प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होने के चलते सबसे पहले वह हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके चलते हम लोग ना प्रकाश को देख पाते हैं। लेकिन ध्वनि की चाल बहुत कम होने के चलते वह हम तक पहुंचने में लंबा समय ले लेता है। यही कारण है कि बिजली चमकती है पहले तो उसकी चमक पहले दिखाई देती है और आवाज बाद में सुनाई देता है। याद रहेगा बाबू? ठीक है, समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलते चलते कोई पूछ देगा कि बताइए कि तरंग दैर्घ्य का मात्रा क्या होता है? बोली, मीटर होता है। आवृत्ति की मात्रा पर सेकंड या हर्ट्ज, याद रहेगा? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे, ध्यान दीजिएगा बाबू कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्टील में प्रकाश की चाल, स्टील में साउंड की स्पीड कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। क्रेस्ट किसे कहिएगा? तो किसी भी वेव का एक सेक्शन से ऊपर उठना क्या कहलाता है? क्रेस्ट कहलाता है। ड्रॉप किसे कहिएगा? किसी भी वेव का एक सेक्शन से नीचे गिरना क्या कहलाता है? ड्रॉप कहलाता है। अब ऊपर उठना, नीचे गिरना,
क्रेस्ट ट्रॉफ, क्रेस्ट ट्रॉफ, क्रेस्ट ट्रॉफ। ऊपर उठना नीचे गिरना क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। कौन सा कहलाता है? एम्पलीट्यूड। याद रखिएगा कोई भी वेव होता है जितने एक्सिस से ऊपर उठता है उतने एक्सिस से नीचे गिरता है, इसलिए एम्पलीट्यूड जो होता है क्रेस्ट और जो ट्रॉफ होता है दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, जितना ऊपर उतने नीचे। इसलिए एम्पलीट्यूड क्रेस्ट और क्रॉस का क्रेस्ट और ट्रॉफ का क्या होता है? सेम होता है। याद रहेगा? ठीक है, याद रहेगा। इस चैप्टर में एक और टॉपिक बच गया जिसका नाम है प्लांक्स क्वांटम थ्योरम, जो कल हम लोग पढ़ेंगे और कल और परसों पढ़ करके चैप्टर हम लोग कौन से कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे। ठीक है।